तो आज हम अपना नेक्स्ट सेशन शूट कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताएंगे। मगर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 से पहले जो हमने चीज पढ़ी फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने अपने फिजिक्स के लॉस के बारे में देखा और कैसे हम उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके बारे में हमने स्टडी किया। मगर अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आया, सर हमें फिजिक्स में मेजरमेंट की क्या जरूरत पड़ी, यानी नीड फॉर द मेजरमेंट इन फिजिक्स। क्योंकि जो भी आप कुछ चीज पढ़ेंगे तो उसमें जो भी कुछ आएगा उसे आपको मेजर करना पड़ेगा। अब मेजर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पार्ट चाहिए, डिवाइस चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, विदाउट आप उसके मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हमें फिजिक्स में अब मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। तो ये कारण था मेजरमेंट का आवश्यकता पड़ी हमें फिजिक्स में। अब सर वो चीजें क्या होती है जिन्हें हम मेजर करते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यहाँ लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज, यानी वो क्वांटिटीज जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, चाहे डायरेक्ट मेथड से चाहे इनडायरेक्ट मेथड से, उन सब चीजों को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यानी बस उन्हें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मास को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ जिसे मेजर कर सकते हैं, स्पीड इसे मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज बनती हैं, यानी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच। और उन क्वांटिटीज की टर्म्स में अब हम फिजिक्स के लॉज को स्टडी करें तो इस चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि वो चीजें जिन्हें हम केवल मेजर कर सकें। जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आप मुझे बताना कि ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं। मैं किसी इंसान से बहुत खुश हूं और मैं इतना खुश हूं कि उससे मैं बहुत खुश हूं, तो बताओ ये जो है खुशी, ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? तो आंसर है सर नो, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैं खुशी को मेजर नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि कितने अमाउंट की है। तो अगर हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनती। जैसे भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो मेरी केवल एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मगर मैं उसे मेजर नहीं कर सकता। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। तो वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो तो बनती है फिजिकल क्वांटिटी, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट मेथड से, और उसके बेस पे हम मुझे फिजिक्स को समझना है, लॉज को, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड सेकंड इज डिराइव्ड। अब फंडामेंटल क्या होंगे, डिराइव्ड क्या होंगे, उसके बारे में बताएंगे। फंडामेंटल वो जो किसी पर डिपेंड ना करे, जो अपने आप में खुद ही एक क्वांटिटी हो, तो उसे कहते हैं फंडामेंटल, which can be treated as independent of other quantity, यानी किसी पे डिपेंड ना करे, केवल वो खुद ही हो, तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। जैसे हमने एक डस्टर ले लिया, ठीक है, ये डस्टर है हमारे पास। अब हमें पता है ये क्वांटिटी है लेंथ, वैसे हमें पता नहीं अभी। हमने कहा इस वन मुझे इसे देखना है, तो आपने कहा सर इट इज अ लेंथ, ठीक है। अब ये लेंथ क्या किसी चीज पर डिपेंड करती है? जरा सोच लो, सोचते रहे बच्चे कि सर लेंथ तो किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो अपने आप में एक पार्ट है। तो यानी लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बस इसकी डायरेक्शन बदल गई, ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, मगर है तो ये भी एक लेंथ थी। तो यानी ये चीज और ये चीज किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो ये बना क्या? फिजिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसके बाद इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी की, कि ये अगर मैं हाथ पे रखूं तो ये फोर्स लगा रहा है, वेट लगा रहा है, ठीक है। अब ऐसी मैंने दूसरी कोई चीज ले ली, तो वो भी हमारे पास देखा, मैंने कहा ये भी मुझे पे फोर्स लगा रही है, मगर इसकी फोर्स और इस मार्कर की फोर्स कुछ अलग अलग है। तो इससे एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनी फंडामेंटल, इट इज अ मास, यानी ये क्या बनी? मास। अब ये मास क्या इस लेंथ पर डिपेंड कर रही है? नहीं, चाहे ये लेंथ ज्यादा हो चाहे ये कम हो। अगर मेरी बॉडी मान लो छोटी है, ये बॉडी है, इसका मास है कुछ, मान लो हमने लोहे का कुछ चीज ले ली, चाहे लेंथ इसकी छोटी हो, बहुत भारी भी हो सकती है, जैसे आयरन की कोई रोड ले लो। तो यानी मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बनी, लेंथ एक अलग बनी, आपस में इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल कहते हैं जिनका किसी दूसरे से कोई रिलेशन ना हो, जो अपने आप में एक पार्ट हो और उसको समझाने के लिए हमें किसी की मदद ना लेनी पड़े। तो ऐसी क्वांटिटी को हम फंडामेंटल कहते हैं। बहुत सारी होती है, अभी आगे चलूंगा मैं आपको बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ 7 है इसके।
मगर अभी तो फंडामेंटल क्या होता है बताया मैंने, कुछ एग्जांपल लिखा, मास लेंथ एक्सेट्रा, बहुत सारी अभी हमने छोड़ दिया आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगा के। नाउ द सेकंड इज डराइव, नाम से पता चला डेरिवेशन, यानी किसी चीज की मदद ली जाएगी, यानी इन क्वांटिटीज में फंडामेंटल की मदद ली जाती है, तो इनको कहते हैं हम क्या, डराइव। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया एरिया, एरिया इस डस्टर का एरिया, यानी इसमें देखो किसका इस्तेमाल होगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल होगा। इस एरिया होता है एक ये लेंथ विच इज फंडामेंटल, एक ये लेंथ, और दोनों को मल्टीप्लाई करो एरिया बन गया, यानी इसके अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का इस्तेमाल हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एरिया। वॉल्यूम, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, ब्रेथ वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, और हाइट ये भी एक लेंथ है। तो इसमें तीन फंडामेंटल हुई मगर तीनों लेंथ है, तो वॉल्यूम बनी डराइव। स्पीड सब जानते हैं, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ है फंडामेंटल, टाइम भी एक फंडामेंटल है। तो ऐसी क्वांटिटीज होती है डराइव विच डिपेंड अपॉन अदर और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डराइव। बहुत सारी होंगी, सो मैनी अभी हम पढ़ेंगे, डेरिवेशन जब पढ़ेंगे बहुत सारे डेरिवेटिव देखेंगे और उसमें करेंगे हम आगे। तो क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, हमारे को बताया चला फंडामेंटल एंड डराइव। फंडामेंटल जो किसी पर डिपेंड ना करे, स्वयं अपने आप में एक अलग पार्ट हो, और डराइव्ड आर दोज व्हिच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास आगे चले, अब मेजरमेंट करने का तरीका आया कि सर हमें पता चल गया कि हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी, यानी अपनी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन्हें नापने के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट बनानी पड़ेगी। जैसे लेंथ है, तो अब हम लेंथ क्या करें कि वो स्टैंडर्ड बने, भाई इतनी ले, इतनी ले, कितनी ले लें, तो मैंने कहा कितनी हाथ की ले लो और इसे 1 मीटर कह दो, 1 मीटर, तो ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी लेंथ की। तो इसलिए मेजरिंग प्रोसेस, अब उस मेजरिंग प्रोसेस में क्या क्या करेंगे, जैसे डेफिनेशन देखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मानो मुझे किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी, यानी इस क्वांटिटी को कंपेयर करूं मैं स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, यानी उसी काइंड की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मैं उसे कंपेयर करूं। जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास एक कमरा है और इस कमरे की यहां से यहां तक की लेंथ नाप लो, और जब आपने नापी तो इतने इतने 3 लेंथ निकली। सपोज कि मैंने अपने कमरे की लेंथ नापी और यहां से लेकर यहां तक नापने पे मेरे इतने हैंड की 3 लेंथ निकली। इसका मतलब इस लेंथ जो है मेजर कर लिया मैंने, ये मेजरिंग प्रोसेस हुआ, और इसमें इतने इतने लेंथ की, यानी इतना लेंथ तो स्टैंडर्ड था, हमें सबको पता है इतना लेंथ क्या था, स्टैंडर्ड। और जब इतनी निकली तो हमारे पास 3 टाइम्स निकला, तो आपने लिखा 3 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट, आपने ऐसे लिखा 3 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट, जो भी आपने स्टैंडर्ड यूनिट मानी होगी, अभी हमने कुछ बताया नहीं, जो भी होगा। तो उस मेजरिंग क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका, मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी हमने मेजर करा, मतलब यहां से यहां तक मेजर करा लेंथ, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 3 टाइम्स न्यूमेरिकल वैल्यू 3, और स्टैंडर्ड यूनिट अगर एक स्टैंडर्ड हमने लिया 1 मीटर लेंथ के रेस्पेक्ट में बताया, तो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू टू स्टैंडर्ड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐसे डिनोट किया, स्टैंडर्ड यूनिट को U से डिनोट किया। हर फंडामेंटल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, अभी वो पढ़ाएंगे आपको। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा मेरे पास एक लेंथ है जो 5 मीटर की है, 5 मीटर का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड तो हो गया 1 मीटर और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। तो यानी कि 5 तो होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और जो स्टैंडर्ड होगी 1 मीटर, तो आपके पास देख लो ये बना न्यूमेरिकल वैल्यू टू स्टैंडर्ड यूनिट। समझ में आया, फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे हम आगे चल के। तो हमारे पास मैंने 5 मीटर को अब चेंज कर दिया, ठीक है, मैट्रिक टन में इंटू 100 करा, 500 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई तो आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो घट गई। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट घट गई, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो साइज ऑफ यूनिट घटेगी। तो दोनों में काय का रिलेशन, इनवर्स का रिलेशन है, याद रखना। और एग्जांपल देखो इसके मेजरमेंट के, आप बाजार में गए, अब आपने मास ले लिया और मास का आपने स्टैंडर्ड बना लिया 1 kg, और 1 kg बना के आप गए बाजार में, आपने कहा भाई मुझे 5 किलो दे दो आलू। तो उसने क्या करा भाई दुकानदार ने, आपको 1-1 किलो के 5 टाइम्स दे दिया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई 5, स्टैंडर्ड होगी 1 kg। तो वही चीज हम यहां समझे, ठीक है। तो अब हम ऐसे
फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट बनाएंगे जो स्टैंडर्ड होगी, जो हर जगह वो अप्लाई होगी। ये नहीं कि आज यहाँ कुछ हो रहा है और कल वहां कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं, हर जगह वो अप्लाई होगी। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। जैसे लेंथ की हमने एग्जांपल दिया मीटर, मास के एग्जांपल दिया केजी, टाइम का बताएंगे आपको, ऐसे सेकंड, करंट का बताएंगे। अब हम सबकी आपको स्टैंडर्ड यूनिट बताएंगे, मगर यूनिट को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ उसकी कंडीशंस होंगी, यूनिट कैसी होनी चाहिए। मगर उससे पहले मेजरिंग प्रोसेस समझ में आया, और मेजरिंग प्रोसेस में दो चीज ध्यान रखनी है आपको, एक तो यूनिट ध्यान रखनी है, वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड, जो तब आप मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो मेजरिंग प्रोसेस, मेजरमेंट में आएगी यूनिट, मगर यूनिट को लेने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हम उसको भी अब यूनिट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, ये फिजिकल यूनिट्स भी कहते हैं। मगर वो फिजिकल यूनिट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक। वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, अब क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप समझेंगे बड़े ध्यान से। सबसे पहले वेल डिफाइंड, मतलब प्रॉपर उसके बारे में हमें पता हो, डेफिनेशन हो कि लेंथ एक्चुअली में है क्या, 1 मीटर एक्चुअली में है क्या, मास 1 केजी एक्चुअली में है क्या, टाइम 1 सेकंड एक्चुअली में है क्या। यानी वेल डिफाइंड होनी चाहिए आपके पास वो सारी की सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की। दूसरा, साइज कन्वीनियंट हो, ऐसा नहीं कि वो हमारे पास में ऐसा साइज हो कि वो बने ही ना, यानी 1 मीटर का साइज ऐसा रखना है कि वो आराम से कन्वीनियंट साइज हो, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा हो। ऐसे मास 1 केजी का स्टैंडर्ड हो, ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो, पता चला उसे रखने में तराजू में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए स्टैंडर्ड होना चाहिए कन्वीनियंट साइज। फिर तीसरा, टाइम के साथ चेंज ना हो, पता चला हमने लेंथ ली थी इतनी और थोड़ी देर के बाद बढ़ के ज्यादा हो गई, यानी ऐसी यूनिट स्टैंडर्ड ले लिए जो टाइम के साथ चेंज ना हो, अदर फिजिकल पैरामीटर्स के साथ चेंज ना हो, प्रेशर, स्नोफॉल, रेनफॉल के साथ चेंज ना हो, जैसे हमने लिखा नॉट चेंज विद फिजिकल कंडीशन, ऐसी होनी चाहिए स्टैंडर्ड। रिप्रोडक्टिबल, यानी हमारे पास ऐसा हो कि अगर वो कहीं खत्म भी हो जाए तो हम उसको दोबारा रिप्रोड्यूस कर ले, ऐसा नहीं पर चलो मिले ही ना, हम चले गए कहीं और वहां मिल नहीं रही, तो इसलिए हमें ऐसा हो रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। और लास्ट, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। सर ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल कहां से होगी, कोई इसका हेडक्वार्टर है, कोई इसका अलग डिपार्टमेंट है, तो उसके बारे में भी हम आपको, मगर स्टैंडर्ड यूनिट ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर देशों में सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग थी, तो बड़ी दिक्कत होती थी व्यापार करने में हमें, तो हमें इसलिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी अब एक बनानी पड़ी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है क्या, यानी मेरी फिजिकल क्वांटिटीज को, फंडामेंटल को आराम से समझा पाए, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स which is used to measure physical quantity, यानी फिजिकल क्वांटिटी को आराम से मेजर कर पाए, ऐसी को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। काफी तरह की थी, आपने देखा होगा। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश में इस्तेमाल होता था, एफपीएस। सीजीएस सिस्टम फ्रांस में इस्तेमाल होता था, सीजीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम फ्रेंच में इस्तेमाल होता था, एमकेएस सिस्टम। यानी वो सिस्टम जिसमें मास मेजर हो पौंड में, लेंथ मेजर हो फुट में, और टाइम मेजर हो सेकंड में, ऐसे सिस्टम को हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश इसे इस्तेमाल करते थे। अब पता चला हमारे यहाँ तो केजी में हो रहा, वहां हो रहा फुट में या पाउंड में, तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। हम क्या कहेंगे, भाई कितना सामान भेज दो, तो इसलिए हमें बड़ी दिक्कत हुई। फ्रांस में मास हुआ ग्राम में, लेंथ हुई सेंटीमीटर में, और टाइम हुआ सेकंड में। फिर फ्रेंच में केजी, मीटर और सेकंड में। तो ये सब अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होती थी, जो हम स्टैंडर्ड करते थे। मगर फिर हमारे पास एक वर्ड आया एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब सिस्टेमैटिक इंटरनेशनल, यानी कि हमारे पास में एक अलग हमने डिपार्टमेंट बना दिया जो इस यूनिट्स को मेजर करेगा और आपको सब जगह बता देगा भैया ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। वो उस डिपार्टमेंट का नाम है जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी ये हमारे पास फ्रेंच में है इसका हेडक्वार्टर, और यहीं पर सब कुछ इसको देखा जाता है कि कोई भी यूनिट स्टैंडर्ड लेनी है तो पहले हमें यहाँ भेजनी पड़ेगी, वो अपने आप से पास करेंगे तो सब जगह अप्लाई होगी। विच इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट, देखिए फ्रेंच की इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पर इसमें हमें ये देखना है कि इसकी एडवांटेज क्यों, क्या जरूरत पड़ी हमें एसआई सिस्टम की। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी, सर हमें स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेना पड़ा। बहुत आसान पॉइंट्स हैं।
सबसे पहले इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज बढ़ गई। इट हैज 7 + 2 बेस क्वांटिटी, यानी 7 + 2 बेस क्वांटिटी है इसमें। 7 तो फंडामेंटल है और 2 जो है सप्लीमेंट्री है। तो अभी हम उसके टेबल बनाएंगे, उसमें लिखवाएंगे आपको, यानी 7 तो हो गई फंडामेंटल एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। तो यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज बढ़ गई, यानी आपको फिजिक्स का दायरा बढ़ गया, बहुत चीजें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, करंट, ऐसे बहुत सारी है। तो दूसरा है मैट्रिक सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम था SI मैट्रिक था। मैट्रिक का मतलब 10 की पावर है। मान लो हमने 1 मीटर लिया, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 1000 से कर दिया पहले, तो ये 1000 मीटर हो गया, यानी 1 किलोमीटर के बराबर। डिवाइड कर दिया 100 से तो 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैट्रिक में था, यानी पावर्स में था, आपको याद करने में आसानी हो गई। अदरवाइज जो दूसरे सिस्टम थे ना ब्रिटिशर्स में, उसमें फुट में था, 1 फुट में इतने वैल्यूज होती हैं, 15 यार्ड में इतनी वैल्यूज होती है, मतलब सब नंबर बड़े मुश्किल थे जो आपको याद नहीं होते। तो इसलिए हमें इजी हो गया मैट्रिक सिस्टम में। फिर रेशनल सिस्टम, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसकी एक SI यूनिट होगी। ऐसा नहीं कि एक फिजिकल क्वांटिटी SI यूनिट बहुत सारी, क्योंकि आपको पता है फिजिकल क्वांटिटी आपके पास एक थी जिसको कह रहे थे आप वर्क। वर्क फिजिकल क्वांटिटी थी। अगर मैं वर्क हीट से ले रहा था तो यूनिट थी कैलोरी, सब जानते हैं। अगर आप वर्क मैकेनिकल कर रहे थे तो यूनिट थी इसकी जूल। अगर वर्क आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे थे तो यूनिट थी किलोवाट आवर। अलग अलग यूनिट थी, अलग अलग एक फिजिकल क्वांटिटी यूनिट थी सारी, मगर SI सिस्टम में एक फिजिकल क्वांटिटी होगी और एक ही यूनिट होगी। इट यूजेस ओनली 1 यूनिट फॉर अ गिवन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी एक यूनिट। नाउ बहुत अच्छा पॉइंट, इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम। समझ में आया सबको? इजी था। कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं कि वैल्यू कुछ और। एक जैसा मतलब derived units can be simple multiplication और division। ये जो derived units बनेगी वो simple multiplication बनेगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल भी दे दूं और लास्ट पॉइंट पढ़ा दूं फिर बताऊंगा। लास्ट इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल सिस्टम भी था ये, इसलिए हमें इजी था। तो मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं। जैसे आपको एक फॉर्मूला पता था F = m में, ये कोहेरेंट का एग्जांपल है। F = m में अब आपने कहा न्यूटन इसकी यूनिट थी और मास का 1 kg और आपका एक्सीलरेशन थी 1 मीटर पर सेकंड। तो देख लो कोहेरेंट सब 1 की टर्म्स में है, तो हम इजी हो गए इसे समझने में। कोहेरेंट सिस्टम में इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, 1 न्यूटन ऐसे भी बन सकता था, 1 न्यूटन = 2 kg × 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी मास 2 kg ले लो और इसको हाफ ले लो। देखो कितना मुश्किल हो गया। तो कोहेरेंट में मतलब सब चीजें एक एक वैल्यू की थी। इसमें देखो ये 1, ये 2, ये हाफ, तो ये सिस्टम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, हम कोहेरेंट लेंगे, यानी सब चीजें एक जैसी लेंगे। तो इसलिए हमें SI इसलिए भी एडवांटेज हो गया। तो हमारे पास SI सिस्टम के एडवांटेज थे, इसलिए हमने SI सिस्टम को इस तरह से इस्तेमाल किया। अब हमारे पास में जो यूनिट्स हमने देखी फंडामेंटल 7 और 2 थी, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री, इसको बताएंगे क्या क्या यूनिट्स थी, मास के लिए क्या था, टाइम के लिए क्या था, सप्लीमेंट्री कौन सी थी, फिर उसको लिखने का तरीका हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये सब सिस्टम का एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। अब SI सिस्टम के एडवांटेज के बाद जो SI सिस्टम में हर फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल थी उसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेट करी, उसकी टेबल हमने आपको बनाई है। तो स्टैंडर्ड यूनिट सेट करी वो बता रहे हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड सिस्टम इंटरनेशनल में 7 + 2 थी, 7 फंडामेंटल एंड 2 आर सप्लीमेंट्री। तो उनकी क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स थी, उसकी यूनिट और उसका सिंबल। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट है मास किलोग्राम में होगा, किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंबल्स kg, मीटर, सेकेंड, एम्पेयर, के, कैंडेला के लिए CD और मोल के लिए MOL। तो ये तो हुई हमारे पास यूनिट्स और उनके सिंबल्स स्टैंडर्ड फंडामेंटल के। जो सप्लीमेंट्री थी वो 2 थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन, RAD और SR। अभी हम इसको डिफाइन करेंगे, बाकी बाकायदा सबको एक एक को डिफाइन करेंगे, 1 kg क्या है, 1 मीटर क्या है, मगर फर्दर चलेगा। मगर यहाँ पर ये आपको सिंबल जो रखे गए इसके भी लिखने के कुछ रूल्स हैं। अब क्या रूल्स हैं? रूल्स फॉर राइटिंग SI सिस्टम इन सिंबल। ये रूल्स क्या बने? सबसे पहला रूल बना, स्मॉल लेटर आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट। सबसे पहले जो भी यूनिट होगी उसका सिंबल लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे मास की यूनिट है केजी, केजी को आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यूनिट है एमएम की मीटर, स्मॉल एम में लिखेंगे। सेकंड स्मॉल एम में लिखेंगे। सर आप तो कह रहे थे स्मॉल में लिखेंगे, मगर करंट की तो आपने बड़े में लिख दी, ए इज कैपिटल। ऐसे टेम्परेचर का जो केल्विन यूनिट है वो भी कैपिटल में लिख दी। सर ये तो आपने हमें गलत पढ़ा दिया। नहीं, जो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे होगी और साइंटिस्ट को हमें ऑनर देना पड़ेगा, ऑनर देने के लिए हम उनका लेटर जो स्टार्टिंग का कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ये भी रूल्स में आता है। रूल नंबर 1, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट। सबसे पहले स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करेगा, बट नॉट एज इन नेम ऑफ साइंटिस्ट, उनमें नहीं रहेगा ये रूल। सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। सिंबल के बाद कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं लगाना। इनिशियल लेटर ऑफ अ सिंबल इज कैपिटल। ये देखिए, यानी इनिशियल लेटर कैपिटल होगा ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड एज साइंटिस्ट। यानी वो यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है उसका सिंबल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे एम्पेयर इज अ साइंटिस्ट, तो इसलिए यूनिट का सिंबल जो बना ए। केल्विन इज अ साइंटिस्ट, के कैपिटल। तो याद रखना इस बात को। फुल नेम ऑफ यूनिट बिगेन विद स्मॉलर लेटर। पूरा नाम लिखेंगे तो पहला लेटर स्मॉल होना पड़ेगा। पूरा नाम लिखा, पहला लेटर स्मॉल, मीटर स्मॉल, सेकंड स्मॉल, ए स्मॉल, के स्मॉल। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, इसे रूल। और सिंबल्स डू नॉट हैव टेक प्लूरल, मतलब इसमें सिंगुलर प्लूरल वर्ड्स नहीं चलते, तो इसलिए इसे प्लूरल वर्ड में नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो हमने यूनिट्स की बात करी। यूनिट के बाद हमने एक टेबल बनाया एप्लीकेशन ऑफ पावर का। आप इसको भी अच्छी तरह एक बार देखेंगे और ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप इसे पढ़ेंगे कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस सेशन में अभी तक शुरू से अब तक हमने मेजरमेंट्स पढ़े। मेजरमेंट्स को हमने क्यों पढ़ा, नीड क्या थी वो पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, दो तरह की पढ़ी, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फिर मेजरमेंट और यूनिट्स पढ़ी, Q = NU फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने यहाँ पर यूनिट का अलग अलग सिस्टम पढ़े, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े, जिसके अंदर हमने 3 पढ़े अलग अलग देशों में। फिर एक जो इम्पोर्टेंट था, सब जगह अप्लाई हो रहा है, SI सिस्टम, उसके एडवांटेजेस पढ़े क्या थे, और उसका हमने फंडामेंटल का टेबल और सप्लीमेंट्री का टेबल लिखा। अब हम ड्राइव्ड यूनिट्स की भी आपको यूनिट्स बताएंगे अपने फर्दर लेक्चर में। थैंक यू।